नमस्कार दोस्तों, इस वक्त हम मूवी वैलेट मीडिया एंटरटेनमेंट के स्टूडियो में मौजूद हैं और मेरे साथ हैं मेरी सहयोगी चौहान जी। और आज हम मुलाकात कराने वाले हैं आप लोगों की श्री गुप्ता जी से। आपने भोजपुरी फिल्में प्रोड्यूस की हैं, आप निर्माता के रूप में आपने कार्य किया है, आपने निर्माता ही नहीं अपितु एक्टर के रूप में अभिनय भी किया है आपने। तो आज हम उनसे जानेंगे कि कैसे इस क्षेत्र में उनका पदार्पण हुआ और क्या उनके अनुभव रहे। विजय गुप्ता जी, बहुत बहुत नमस्कार। आप दोनों लोगों को धन्यवाद, मौका दिया आपने। मूवी वैलेट मीडिया के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार जी। विजय जी, आपने बहुत अच्छा कार्य किया है हर क्षेत्र में। आप मोटिवेशनल स्पीकर रहे हैं, उसमें आपने मापदंड स्थापित किए हैं, फिर आपने फिल्म लाइन में पदार्पण किया, इस लाइन में आप आए। तो हम जानना चाहेंगे, हमारे दर्शक भी बहुत आतुर है इस बात को जानने के लिए कि जहां एक तरफ आप इतने अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर हैं, आपने फिल्में प्रोड्यूस की हैं, तो इन दोनों में कैसे आप तारतम्य और तालमेल स्थापित करते थे? दूसरा, इनको करते हुए आपने किन किन प्रॉब्लम्स को फेस किया है एज एन प्रोड्यूसर? लाइफ में पहले एक टाइम पे बहुत सारे लोग कहते थे कि आपको 10 नाव पे नहीं करना चाहिए जी, लेकिन आज का जो दौर है, आज का जो टाइम है, अगर आप 10 काम नहीं करोगे जी, तो अभी आप परेशान रहोगे जी। बट उसको सिस्टमेटिक ढंग से आपको करना पड़ेगा, क्योंकि किसी ने कहा है आज के टाइम पे एक जगह 100 रुपया आना ठीक नहीं है, 100 जगह से एक एक रुपया आना ठीक है। रीजन उसका यह है कि अगर आपका एक जगह से 100 रुपया आ रहा है तो अगर वो बंद हो गया तो आप रोड पे आ जाओगे जी। लेकिन अगर आपका 100 रुपया एक एक रुपया करके 100 जगह से आ रहा है तो आपका अगर 50 बंद भी हो गया तो 50 आपकी लाइफ स्टाइल में कोई फर्क नहीं पड़ने देगा। तो ये मेरे लाइफ में था और मैं बॉम्बे गया। उससे पहले जब मैंने पहली फिल्म बनाई थी अपनी एज ए प्रोड्यूसर, बब्बर, तो वो एक प्रोड्यूसर, एक निर्माता के रूप में मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज था, क्योंकि जब हमें किसी चीज का नॉलेज नहीं होता है तो हमें उसके बारे में जानना चाहिए। और वो फिल्म मैंने बनाई 2018 में, बब्बर। और जब मैं पहली बार मुंबई में गया तो उस फिल्म के निर्माण का सारा काम हवा में हुआ जी। हवा मीन्स जानते हैं? नहीं। हवा मीन्स फ्लाइट के अंदर। ठीक, मैं सफर कर रहा था अपने दोस्त के साथ और उसमें एक कॉमेडियन मिल गए, संजय वर्मा, नाम जानते ही होंगे, सुने होंगे, भोजपुरी के नामचीन है, उन्होंने हिंदी की बहुत बड़ी बड़ी फिल्में करी है, आश्रम वगैरह भी किया। तो उनसे वहां मुलाकात हुई और नोटबंदी हुई थी, प्रॉपर्टी का काम बंद था। तो उन्होंने कहा भैया कुछ फिल्मों का निर्माण करना चाहिए। मैंने कहा ठीक है। तो उन्होंने कहा भाई, हमने पूछा क्या बजट आता है, तो उन्होंने कहा सर 45-50 लाख में एक अच्छी फिल्म बन जाएगी भोजपुरी की। मैंने कहा ठीक है, चलो एक काम करते हैं। और मेरा फेवरेट हीरो था अरविंद अकेला, कल्लू, भोजपुरी का उस समय, क्योंकि वो 9 साल से स्टार है। जब खेसारी स्टार नहीं थे, पवन सिंह स्टार नहीं थे, तो कल्लू स्टार था सर। जब लोग खेसारी और पवन को नहीं सुनते थे तो कल्लू को 9 साल में लोग सुनते थे। कल्लुआ के नाम से वो बहुत फेमस हुआ। तो मेरे मन में था कभी लाइफ में अगर ऐसा कुछ करेंगे तो उस लड़के को लेकर पिक्चर हम बनाएंगे। तो वो मुझे अपॉर्चुनिटी मिली। मैं बॉम्बे गया, सेम डे फर्स्ट टाइम मैं कल्लू से मिलता हूँ। उस क्योंकि वो कॉमेडियन है, इंडस्ट्री का माना जाना नाम है, तो उसने सबको बुलाया और एक डायरेक्टर को भी बुलाया। और पहले दिन हमने 5 लोगों को साइन कर दिया। फिल्म का चीजें शुरू होती हैं। और एक चीज लाइफ में मैं पूरे ऑडियंस से कहूंगा कि कभी कोई चीज ईगो में मत करना, उसका नुकसान आपको बहुत होता है जी। और मैंने उस समय, मेरी एज 25-26 साल, तो जो डायरेक्टर थे उन्होंने पवन सिंह को लेकर 2 बड़ी फिल्में बनाई थी, मनोज तिवारी को लेकर एक बड़ी फिल्म बनाई थी, उनको मैंने साइन किया। एक जगह हम लोग बैठे किसी रेस्टोरेंट बार में, पीना खाना उतारा हुआ, तो उस डायरेक्टर को मेरे एज को लेके ये हुआ कि ये लड़का है पिक्चर क्या बनाएगा, जो साइनिंग मिलता है वो ले लो। ये बात हीरोइन से और लोगों से मुझे सुनने को मिला। मैंने उस डायरेक्टर को हटा दिया, दूसरा डायरेक्टर साइन कर दिया और दूसरे डायरेक्टर को लेकर दूसरी कहानी की पिक्चर हमने बना डाली।
अब वो जो 45-50 लाख की फिल्म थी, तो दूसरे डायरेक्टर ने बोला सर ये 45-50 लाख वाली कहानी नहीं है, थोड़ा बहुत पेमेंट बढ़ेगा। तो मैंने ये सोचा भाई 45-50 लाख की फिल्म है तो 60-70 में बनेगी, थोड़ा बहुत यही होता है। मेरी पहली फिल्म बनी सर 2 शेड्यूल में, और वो फिल्म बनी कंप्लीट, रिलीज हुई 1 करोड़ 5 लाख में, और उस पिक्चर में मैं 75 लाख रुपया लॉस खाया। होता क्या है सर, जब आपके पास पैसा होता है ना तो दुनिया आपसे जुड़ती है। तो जितने मेरे साथ बिजनेस करने वाले लोग थे वो सब मेरा साथ छोड़ दिए लॉस होने के बाद, क्योंकि वो इंसान, हर इंसान आपके दुख में आपका साथ छोड़ देता है। तो मैं 2019 में सब प्रॉपर तरीके से मुंबई से शिफ्ट हो गया, लखनऊ छोड़ दिया। फिर मैं मुंबई में देखने लगा, चीजें करने लगी, तो एक चीज समझ में आई कि आप एज ए निर्माता केवल आप पैसा कमाने के बारे में सोचो, किसी और चीज में, इंडस्ट्री में कभी दिमाग मत लगाओ, क्योंकि इंडस्ट्री की सबसे बड़ी आदत है जो आपका पैर छुएगा वो आपका गला काटेगा। ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए, क्योंकि मैंने एक चीज देखा है सर, वही कल्लू जब फर्स्ट टाइम मेरे मिले और सेट तक मेरा पैर छूते थे जी, और जब पहले शेड्यूल कंप्लीट होने के बाद ये लगा कि अब इनके पास पैसा नहीं है, तो वो भूल गए कौन विजय गुप्ता जी। और उसके बाद मैंने 2 साल फिल्में नहीं बनाई सर। फिर मैं 2 साल प्रॉपर मुंबई के अंदर में रह करके चीजों का नॉलेज करा, एक दूसरे को समझने की कोशिश करी जी। और उसके बाद में फिर एक निर्माता के रूप में मैं दूसरी फिल्म बनाया, मैं तेरा लाडला जी। उसको भी लेके बहुत सारे स्ट्रगल है, बहुत सारी चीजें हैं। फिर हमने अपनी खुद की OTT चालू करी और म्यूजिक कंपनी चालू करी। तो ये आप जब सीखते हो तो आपको ये आइडिया लगता है कि अब क्या करना है क्या नहीं करना है, और उससे आप जो है, और एक्टर तो हमें बनना नहीं था, बट एक्टर इन लोगों ने बना दिया जी। क्योंकि एक प्रोड्यूसर की लाइफ और एक एक्टर की लाइफ दोनों की सब बहुत अलग है जी। और ये बात हमें बहुत सालों बाद देखने को मिली, जब शाहरुख खान साहब ने कपिल शर्मा के शो पे बोला था, कपिल शर्मा को, क्या कपिल शर्मा पहली फिल्म प्रोड्यूस कर रहे थे फिरंगी, ठीक, और उसकी पहली फिल्म उनकी आई थी किस किस को प्यार करें जी। वो हिट हुई थी पिक्चर। तो कपिल शर्मा ने सोचा हम प्रोड्यूसर बन जाते हैं और एक्टर भी बन जाते हैं, तो उन्होंने फिल्म बनाई फिरंगी और सुपर फ्लॉप हुई, और कपिल शर्मा ड्राम से नीचे चले गए। तो शाहरुख खान साहब, फिर उस समय कपिल शर्मा को ये नहीं समझ में आ रहा था हम करें क्या, तो कपिल शर्मा शो भी बंद हो गया, तो उसको सलमान खान साहब ने संभाला। जब शाहरुख खान साहब आए उसके कपिल शर्मा के शो पे, तब शाहरुख खान साहब ने कहा बेटा तुम्हारा प्रोडक्शन में जो है सिस्टम बहुत खराब था, अब तुम प्रोड्यूसर बनने लायक नहीं हो क्योंकि तुम्हारा मैनेजमेंट खराब है। SRK फिल्म वो देखते हैं शाहरुख खान साहब, लेकिन उसका मैनेजमेंट कोई और देखता है। तो हमें एक समझ में आया, दूसरा हम एक्टर से ज्यादा अच्छे प्रोड्यूसर हैं। एक्टर अपनी लाइफ बनाता है, अपने खुद को बनाता है, लेकिन प्रोड्यूसर हजारों लोगों की लाइफ बनाता है। क्या बात है, बहुत सुंदर, ठीक है। और एक प्रोड्यूसर 1000 लोगों के घर में चूल्हा जलाता है, 1000 लोगों के घर में पैसा जाता है और उससे उसके बच्चे खाना खाते हैं। तो मुझे ये समझ में आया कि एक एक्टर बनने के बाद मैं केवल अपना देखूंगा, क्योंकि मुझे अपनी लाइफ स्टाइल चेंज करनी पड़ेगी। जो पैसा आएगा उससे मुझे अपने कपड़े खरीदने पड़ेंगे, जो पैसे आएंगे उससे मुझे अपनी हेयर स्टाइल सही करनी पड़ेगी जी। और बहुत सारे काम को हम नहीं कर पाएंगे जी। क्योंकि शूटिंग पे जब हम कैमरे के सामने होंगे तो हमारा फोन बंद होगा, तो हम उस 24 घंटे, अगर हम मान लो 8 घंटे भी शूट पे हैं, तो ऐसे एक्टर 8 घंटा मेरा फोन बंद रहेगा। 8 घंटे में पता नहीं हम कितने लाखों और करोड़ों का बिजनेस गवा चुके होंगे। उससे अच्छा है हम प्रोड्यूसर रहे, जो एक मान सम्मान, एक इज्जत, वो सब कुछ मिलेगा एक प्रोड्यूसर के रूप में, जो आपको एक एक्टर के रूप में नहीं मिल सकता। वो तब मिलेगा जब आप उस लेवल पे होंगे एक्टर के रूप में, तब। नहीं तो अगर आप उस लेवल पे नहीं पहुंचेंगे तो आप एक साइड आर्टिस्ट बन के रह जाएंगे, एक साइड कलाकार बन के रह जाएंगे, और डायरेक्टर और उनकी दुनियादारी के नजर में वो इज्जत आपको नहीं मिलेगी। तो मेरा ये मानना है कि इस लाइन में एज ए प्रोड्यूसर कभी भी कोई आए तो उसके बारे में नॉलेज करे, इंसान को परखे, जाने, एक अच्छा प्रोडक्शन बनाए, उसके बाद कोई करे।
बहुत अच्छी बात कही आपने, जी आपने सुनी, और हमारे दर्शकों के लिए भी एक संदेश है, बहुत अच्छा मैसेज दिया है विजय भाई ने कि अगर आप आ रहे हैं तो सबसे पहले उस विधा की बारीकियों को, उसकी सूक्ष्मताओं को आप जानिए, समझिए और परखिए, तब उस पर कदम रखिए। और एक बहुत ही खूबसूरत बात आपने कही है कि मैं अगर एक्टर बन जाता तो सिर्फ अपना भला करता, और एक निर्माता जब फिल्म निर्माण करता है, प्रबंधन संयोजन करता है किसी कार्य का, तो बहुत सारे घरों में चूल्हे जलते हैं। कितनी अच्छी आपकी सोच है। हम आपकी इस थिंकिंग को मूवी वैलेट मीडिया एंटरटेनमेंट जो है आपका धन्यवाद करता है। बहुत अच्छी आपने सोच रखी है कि हम अपने घर के साथ साथ बहुत सारे सैकड़ों घरों में चूल्हा जले, ये ऐसी आपकी भावना है, मैं भाई इसकी सराहना करता हूँ। जी सर, इसी से जुड़ा हुआ मेरा एक सवाल है कि जैसा कि आप एक प्रोड्यूसर भी हैं, आप एक एक्टर भी रह चुके हैं, आपका बिजनेस भी है, आपकी टूर एंड ट्रैवल कंपनी है और भी आपकी कंपनीज हैं, तो मेरा ये सवाल है कि आपका कोऑर्डिनेशन आपके इन सारे कामों के साथ में कैसा है, आप कैसे इन्हें मैनेज करते हैं? देखिए, हमने पहले कहा ना कि ये सारा एक टीम का खेल है। हम टाटा का ताज होटल है, टाटा का नमक भी है ना जी। और टाटा बाटा भी बनाता है। एक सुई से लेकर के टाटा के पास कार भी है, टाटा के पास ट्रक का भी बिजनेस है। तो ये नहीं है कि टाटा एक ही काम कर सकते हैं। टाटा के पास अगर 50 टीम है, 50 अलग तरीके की टीम है, तो टाटा 50 टीम के साथ 50 अलग तरीके का काम कर सकता है। वो हमने बताया ना, केवल वो एक विजन है कि हमें अपने को ब्रांड कैसे बनाना है, उस ब्रांड को बनाने के लिए वो उसकी टीम काम करती है। तो हमें ये लगता है कि हम 10 काम कर सकते हैं एक टीम के तहत, अकेला एक आदमी नहीं कर सकता। जैसे एक सिस्टम है कि एक अकेले आदमी को बोलो आप ट्रक उठा दो, तो ट्रक नहीं उठा सकता, लेकिन एक आदमी ऐसा भी वो ट्रक उठा देगा। उसको करना क्या है, बस एक जग लगाना है, राड घुमाना है, ट्रक उठ जाएगा। तो वो एक सिस्टम है। तो सिस्टम के तहत आप 50 कंपनी बना लो, 50 चीजें कर लो। आप जो काम कर रहे हो उसमें कितना कॉन्फिडेंस है, कितनी नॉलेज है, कितनी आपकी टीम स्ट्रांग है, उससे आप आगे बढ़ सकते हो। और जैसा कि हमने बहुत सुना है, पाया जाता है कि भोजपुरी में जात पात का बहुत उसमें रोल रहता है, तो आपने एज ए निर्माता इसको कैसे फेस किया है? आपको क्या लगता है? कुछ चंद शब्दों में इसकी विवेचना कर हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए सर, अगर बात करें ना जात पात का, जी, तो ये खैर हर इंडस्ट्री में है, वो चाहे बॉलीवुड हो चाहे वो साउथ हो, हर इंडस्ट्री में है। बट भोजपुरी की बात रही अगर, तो भोजपुरी में कुछ ज्यादा है और 90.9% है। वो कैसे? हमारे दर्शक जानना चाहते हैं। आपने कहा 99.9%। हाँ, क्योंकि रीजन ये है कि जैसे भोजपुरी में इस समय 3 स्तंभ माने जाते हैं जी इस टाइम: पवन सिंह, खेसारी लाल यादव और दिनेश लाल यादव निरहुआ। इन सब की अपनी एक टीम है, ये अपने ग्रुप के ही साथ काम करते हैं जी। कोई बाहरी डायरेक्टर नहीं साइन करेंगे जल्दी, जब तक समझ में नहीं आएगी चीजें। ये इनके अपने डायरेक्टर हैं, इनकी अपनी हीरोइन है, इनकी अपनी टीम है जी। ये उसी के साथ काम करना चाहते हैं जी। दूसरा, नया कोई प्रोड्यूसर, कोई निर्माता आता है तो सबसे बड़ी चीज इंडस्ट्री की खासियत ये है सर, ये दुर्भाग्य भी है कि दोबारा कोई निर्माता जल्दी ना निर्माता नहीं बनना चाहता, क्योंकि ये लोग ये चाहते हैं कि एक ही बार इसकी फिल्म बनी है, एक ही बार जो है उसको रख लो, दोबारा इसको निर्माता बने ना बने उससे हमें फर्क नहीं पड़ता। जात पात की रही बात, जहां तक जात पात इसलिए है, आपने देखा अभी पवन सिंह ने चुनाव लड़ा जी, उनको आसनसोल से टिकट मिला था पहले बीजेपी से, उन्होंने वहां से मना कर दिया। उसके बाद वो निर्दलीय प्रत्याशी लड़े काराकाट से, वहां से वो चुनाव हारते हैं और निर्दलीय प्रत्याशी लड़ने के बाद वो फिर आज बीजेपी में शामिल हो गए। खेसारी लाल यादव एक नाम ब्रांड है, ट्रेंडिंग स्टार कहा जाता है। खेसारी लाल यादव एक इंटरव्यू में बोलते हैं, मैं किसी जात पात से मतलब नहीं रखता हूँ, मुझे केवल एक विकास करने वाला चाहिए, एक अच्छा विचारधारा का आदमी चाहिए जिसके साथ हम काम करें। तो मेरा कहने का मतलब ये था, जब आपको एक अच्छे विचारधारा के इंसान के साथ जाना था, जब आपको एक अच्छे विचार के हिसाब से काम करना था, एक सोच वाले, तो आप जन स्वराज के साथ क्यों नहीं गए?
आप तेजस्वी यादव के साथ क्यों हैं? और आज आप जो दावा ठोक रहे हो कि हमारे पास एक ऐसा सिस्टम, हम 1 करोड़ रुपया पर डे कमाएंगे, हमारे पास सिस्टम है, तो हमें नेता बनने की जरूरत नहीं है विकास करने के लिए। तो जो आज दावा आप कर रहे हो ये 1 करोड़ रुपया रोज कमा करके महीने का 30 करोड़ रुपया होता है, 36 करोड़ रुपया 360 करोड़ रुपया साल का होता है, तो आप उसका 100 करोड़ ही लगा देते छपरा में हर साल। आज आपको विधायक बनने के बाद क्यों लगाना है? आज रितेश पांडे हैं सिंगर, वो गए हुए हैं जन स्वराज से लड़ रहे हैं, वो आज ये बोल रहे हैं भाई हम एक अच्छे विचारधारा के साथ हैं, एक अच्छी चीजों के साथ है, तो कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर साहब भी पांडे हैं, तो आप भी पांडे साहब का जो है सिस्टम बना लिए हो। वो ठीक है, आप कह रहे हो विचारधारा के साथ है, तो प्रशांत किशोर ठीक है विचारधारा के साथ है। हम किसी पर्टिकुलर पार्टी का प्रमोशन हमें नहीं करना है, लेकिन हमारा ये मानना है कि तेजस्वी यादव, लालू यादव, यही एनडीए और जेडीयू ने, यही 2 गवर्नमेंट ने राज किया है बिहार में, यही सच्चाई है। एक समय हमारे यूपी में था सर यही चीज, एक टाइम पे अखिलेश यादव और मायावती जी, तीसरा कोई दिखता नहीं था। तो जब आपको विचारधारा के ऊपर में आप 15 साल 20 साल बिहार को नहीं जान पाए बिहार कहाँ है, तो आज आप फिर क्यों गए? इसका मतलब कहीं ना कहीं आपके अंदर पूरी तरीके से जात पात था, तो आप जो है तेजस्वी जी के साथ गए। तो जात पात तो सर बहुत मायने रखता है, और इस इंडस्ट्री में तो मैंने तो बहुत फेस किया है सर। आज 3 साल हो गया, मैंने एक फिल्म करी मैं तेरा लाडला, और उस फिल्म के अंदर में, मैं तेरा लाडला के अंदर में, इंडस्ट्री के वो सारे टॉप लोग हैं जिन्होंने 300 प्लस फिल्में करी है। रानी चटर्जी एक नाम है, 16 साल के एज में एक ब्रांड थी, जुबली स्टार थी वो, और माया यादव, राजेश पांडे, ब्रिजेश त्रिपाठी जो मर गए, अमिताभ बच्चन का बाप का किरदार करते करते, कितनी सारी बड़ी फिल्में करी उन्होंने सर, 400 प्लस फिल्में करी। और आज 3 साल लग गया मुझे वो एज ए प्रोड्यूसर उस फिल्म को सील करने में। और राजनीति तो इतनी गंदी है सर कि जिसका कोई हिसाब किताब नहीं है। तो ये तो इस चीज को जब तक ये चीजें खत्म नहीं होंगी इंडस्ट्री से, तब तक कोई नया प्रोड्यूसर आगे नहीं बढ़ सकता। तो बहुत अच्छी बात आपने कही कि जब तक राजनीति रहेगी और राजनीति का जहाँ भी हस्तक्षेप रहेगा तो वो विकास नहीं कर सकता है। तो वैसे भी निर्माताओं को राजनीति से दूर रहना चाहिए। आपने अच्छी सलाह दी है, और जात पात के बारे में उन्होंने कहा कि वो हर क्षेत्र में है। तो हमारा एक छोटा सा सवाल है आपसे कि युवाओं के लिए, जो हमारी युवा पीढ़ी है वो अक्सर बहुत ही जल्दी जो है वो लालायित हो जाती है। वो सोचती है कि हम भी स्टार बन सकते हैं, ठीक है, इमेजिनेशन से बहुत ज़्यादा फैसिनेट होती है, इमेजिन करती है कि अगर वो कर सकता है तो मैं क्यों नहीं। जैसे आपने अभी कल्लू का उल्लेख किया, तो इसी तरह से बहुत सारे लोग देख करके एक दूसरे को फॉलो करते हैं। तो हमारे युवाओं के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि अगर वो इस फील्ड में आ रहे हैं तो उन्हें क्या तैयारी करनी चाहिए, उस तैयारी को करने के पश्चात ही वो इस फील्ड में आए और अपना कदम रखें? देखिए सर, सबसे बड़ी चीज ना आज के टाइम पे एक्टर एक्ट्रेस तो रहे नहीं जी, सब सोशल मीडिया पे आ गया, और थिएटर से ज्यादा लोग आज के डेट में आपने देखा होगा, अभी बिग बॉस आ रहा है जी, एक सीजन चलता है बिग बॉस का। जी, हमने बिग बॉस का पहला सीजन देखा था सर, 13 सीजन। तो पहले जब सीजन आता था सर, तो उसमें टीवी के एक्टर्स आते थे, थिएटर के आर्टिस्ट आते थे जी। अब जो सीजन आ रहा है इसमें यूट्यूबर आ रहे हैं, इंस्टाग्राम रील के फॉलोअर्स आ रहे हैं, और इस फॉलोअर के पीछे जिस हद तक नव युवक लोग जा रहे हैं उस हद तक नहीं जाना चाहिए जी। आप कंटेंट बनाओ, एक मोटिव लेके चलो, और उस मोटिव पे आप काम करो। और कभी भी फिल्म लाइन सर, ये केवल एक छोटे 30 सेकंड के वीडियो से आप आर्टिस्ट नहीं हो, आप कलाकार नहीं हो, क्योंकि आप 30 सेकंड का जो वीडियो बना रहे हो वो 30 सेकंड का वीडियो आप अपने मोबाइल से बना रहे हो, आप अपने कैमरे से बना रहे हो, 20 बार कट करके बना रहे हो, आप जज कर रहे हो अच्छा है कि बुरा है। व्यूअर्स तो गलत कामों पे भी आ रहे हैं, व्यूअर्स तो कुत्ता और बिल्ली का डांस आप दिखाइए उस पे भी आ रहे हैं, तो आप कुत्ते बिल्ली थोड़ी ना हो।
लेकिन आपको असली औकात तब समझ में आती है जब 150 लोग आपको देख रहे होते हैं और डायरेक्टर कट बोल रहा है और बड़ा सा कैमरा लगा हुआ है, केवल नजरें आप पे है, तब आप एक्टिंग करके दिखाओ तो समझ में आ जाएगा एक्टिंग क्या है। तो पहला मुझे एज ए एक्टर भी समझ में आया कि आप थिएटर करो, सीखो एक्टिंग, क्योंकि एक्टिंग अलग चीज है और रील बनाना अलग चीज है, दोनों में जमीन और आसमान का अंतर है। दूसरी चीज, आप व्यूअर्स पाने के लिए किसी भी हद तक या कहीं भी किसी भी की बहकावे में मत आओ। नौयुवक जितने भी हैं, चाहे लड़कियां हैं चाहे लड़के हैं, बहुत शोषण होता है। मैंने देखा है मुंबई के अंदर में 5 साल लड़के तो कम, लड़कियों का बहुत शोषण होता है। हम इस स्टार के साथ हैं, हम ये करा देंगे तुम्हारा, वो करा देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर किसी का कुछ भी कोई कराने वाला होता तो आज यहाँ बेरोजगारी और दुनियादारी चरम पे नहीं होती। यहाँ केवल एक दूसरे का शोषण किया जाता है। आप सही आदमी के साथ बैठ करके काम करो, आप सही इंसान को पहचानो। नौयुवक लोग आते हैं, बहुत सारे पैसा लगाते हैं, बहुत सारी चीजें करते हैं। हमारे जैसे लोग भी आए 1 करोड़ रुपया लगा के 2-2 करोड़ रुपया इंडस्ट्री में से डुबा दिए। गलत संगत और गलत चीजें आपको हमेशा बर्बाद करती हैं। आप रातों रात, हमने वही फिर कहा सर, रातों रात फेमस होने के लिए आप कोई भी रास्ता मत चुनो, आप सही का रास्ता चुनिए। उसमें थोड़ा सा समय लगेगा, क्योंकि सही के चीज में हमेशा समय लगता है, वो कभी भी तुरंत नहीं मिलता है। आप 2 साल 4 साल, यहाँ पे हमने देखा है सर, लोग 5-5 साल 10-10 साल। खेसारी का एक एग्जांपल ले लीजिए, अगर आप जैसे खेसारी की बात हो रही है सर, पवन सिंह, खेसारी 150 रुपया 200 रुपया पाते थे, नाच में जाके नचनिया का डांस करते थे। और उस पर भी बड़ी अच्छी टॉपिक याद आई। अभी जो है भाजपा के नेता जो उप मुख्यमंत्री है सम्राट चौधरी जी, उन्होंने विपक्ष में कहा भी नचनिया को उतार दिया है अगर कोई नहीं टिकट पाया है। तो ठीक है, नो डाउट उन्होंने गलत कहा है, लेकिन कोई गलत भी नहीं कहा है। आप 10 साल पीछे जाओगे तो आप नचनिया ही थे, लौंडा बनते थे, नाच करते थे। तो हम लोग तो गांव में लौंडों को नचनिया ही कहते थे। आज नाच आया, चलो नचनियों का नाच देखते हैं, तो उसमें कोई बुरा भी नहीं है। लेकिन अब आज उनका ओहदा, उनका लेवल अलग है। आज वो खेसारी नहीं है, आज खेसारी वो नहीं है। तो उनका रिस्पेक्ट, उनकी चीजें, भाई एक सिपाही होता है उसका रिस्पेक्ट अलग होता है, एक डीएम एसडीएम होता है उसका रिस्पेक्ट अलग होता है। तो एक लेवल है उनका, उनको ये चीजें कहनी भी। तो आज के डेट में खेसारी ने 15 साल दिए हैं इंडस्ट्री को। आप खेसारी के पुराने फोटो उठा के देख लीजिए, लोगों के गुड्डू रंगीला के यहाँ जाकर के वो रोटी बेलते थे और झाड़ू लगाते थे। और उस समय गुड्डू रंगीला बहुत फेमस एक्टर थे, सिंगर थे। तो आज खेसारी है, ट्रेंडिंग स्टार है, वर्ल्ड में 4थे नंबर पे ट्रेंड करता है। ये अपने इंडिया की बात छोड़ो, पूरे वर्ल्ड में 4थे नंबर पे ट्रेंड करता है। तो ये अपने आप में बड़ी बात है। पवन सिंह है, उसने मेहनत करा भाई, 10 साल उसने बहुत सारे कीर्तन गाए, बहुत सारे भजन गाए, लेकिन एक गाना लॉलीपॉप पवन सिंह को पवन सिंह बना दिया। तो आप उस पर अपने काम पे मेहनत करिए, एक दिन आज नहीं तो कल वो आपको तरक्की मिलेगी। आप किसी के बहकावे में आकर के गलत कदम उठा करके चीजों को मत करिए। ये मेरा सारे नौयुवक का संदेश ही है। जी हाँ विजय जी, बहुत अच्छी आपने बात कही है। और हमारे दर्शकों के लिए मैसेज भी आपने छोड़ा है कि किसी के बहकाव में आकर रातों रात सफलता नहीं मिलती है, रातों रात कोई सुपरस्टार नहीं बनता है। आपका कहना है अटूट लगन और मेहनत से एक लक्ष्य निर्धारित करें आप, तभी अपने कार्य में आप सफल होंगे। और हम अपने इस स्टूडियो मूवी बैलेट मीडिया एंटरटेनमेंट की तरफ से आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद प्रकट करते हैं। आगामी पुनः हम आपको पुनः आमंत्रित करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और इस वक्त हमारे स्टूडियो में हमारे कैमरामैन हमारे पंकज भाई हैं, हमारे साथ मेरी सहयोगिनी जो है आकृति चौहान जी है, और मैं जितेंद्र विद्यासागर द्विवेदी आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं, इस गुजारिश के साथ कि आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में हमारा वीडियो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स बॉक्स में ये लिखना ना भूलें कि ये वीडियो आपको कैसा लगा और आगे आप हमसे क्या उम्मीदें रखते हैं, क्या अपेक्षा रखते हैं। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं, कमेंट करिए, हम उसे पूरा करने की पूरी कोशिश करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।